अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि अपन पढ़ रहे हैं मध्यकालीन हिस्ट्री, और मध्यकालीन हिस्ट्री में अपन ने पढ़ा था मुगल काल। आज अपन मध्यकालीन हिस्ट्री का मुगल काल यानी फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, और सेकंड पार्ट में आज अपन पढ़ेंगे उत्तर मुगल काल। उत्तर मुगल काल कह लो या फिर ये कह लो कि मुगल काल का पतन होता जा रहा है और उस पतन की तरफ अपन बढ़ते जा रहे हैं, तो ये उसको पतन का काल भी कहा जाता है। और इतिहास में जो पढ़ाया जाता है उसके सिस्टमेटिक तरीके से उसे उत्तर मुगल काल माना गया है, और पतन मुगल काल भी इसे समझ लो, क्योंकि धीरे धीरे मुगल काल के पतन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। इसमें जो शासक हैं वो धीरे धीरे अपन पढ़ते चलेंगे और मुगल वंश का कहीं ना कहीं पूरी तरफ से पतन हो जाएगा। 1707 से 1758 तक उत्तर मुगल काल रहा, पर इस समय काफी संस्थाएं स्थापित हो गई थी। इसके बीच में अपन मराठा पढ़ेंगे, और अंग्रेजों का भी काफी अच्छा तरह से स्थापित हो चुका था। कुछ चीजें भारत में स्थापित पूरी तरह से हो गई थी, और ये सारी चीजें अपन मिक्स पढ़ेंगे। पर धीरे धीरे अपन 58 तक उत्तर मुगल काल को पढ़ेंगे, और इसको कंप्लीट करने के बाद अपन आगे बढ़ेंगे, मराठाओं की तरफ चलेंगे। बहादुर शाह प्रथम उत्तर मुगल काल का प्रथम शासक था। बहादुर शाह प्रथम, जो मैंने औरंगजेब में बताया था कि ये औरंगजेब का बेटा था। औरंगजेब का अगला शासक, औरंगजेब के बाद अगला शासक बनने वाला था बहादुर शाह प्रथम। 1707 से 1712 तक इसने शासन किया। इसको शाहे बेखबर के नाम से जाना गया, क्योंकि जितना उत्तर मुगल काल में था, मतलब सत्ता को लेकर और शासन को लेकर काफी लंबे लंबे टाइम तक उत्तर मुगल काल में शासकों ने शासन किया, उतना मतलब पूर्व मुगल काल में, इससे पहले जब अपने मुगल काल पढ़ा उसमें वो इतना सब कुछ उत्तर मुगल काल में नहीं रहा। इसके जितने भी शासक बने, जितने भी सब, कोई साहिब खबर, कोई लंपट मूर्ख, मतलब उन्होंने अपनी सत्ता को इतनी अच्छी तरह से स्थापित नहीं समझा। पर उत्तर मुगल काफी समृद्ध था, काफी अच्छा था, अच्छी नींव रखी थी। पर धीरे धीरे उत्तर मुगल काल में इसका पतन होना शुरू हो गया। 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारतीय इतिहास में एक नवीन युग की शुरुआत हुई, जिसे उत्तर मुगल काल के नाम से जाना जाता है। मतलब 3 मार्च 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह प्रथम शासक बना, और एक भारत इतिहास में एक नवीन युग की, मतलब भारतीय इतिहास में एक नवीन युग की शुरुआत हुई, जिसे उत्तर मुगल काल का दर्जा दिया जाने लगा। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुआजम कांवक्स और महमूद आजम में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष हुआ, जिसमें 30 वर्षिक आजम मतलब 30 वर्षिक मुआजम विजय हुआ, और बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठा। मतलब 2 उत्तराधिकारी थे, कांवक्स और मुआजम के बीच संघर्ष हुआ, और उसमें 63 वर्ष की मुआजम मतलब विजय हुआ, और बहादुर शाह प्रथम के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा, या मुगल काल की, उत्तर मुगल काल की गद्दी पर बैठा। उसका नाम था बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम एक योग्य और विद्वान व्यक्ति था। वह समझौते और मेल मिलाप की नीति का अनुसरण कर शाही दरबार के अधिकांश जाटों का सहयोग प्राप्त करने में सफल रहा। औरंगजेब के समय में जाटों का जो विद्रोह था वो काफी चीजों को लेकर चल रहा था। मैंने उसमें पढ़ाया था, और ये उनके समर्थ मतलब उनके सहयोग के कारण और अपने मेल मिलाप आपसी समझौते के कारण उत्तर मुगल काल की गद्दी पर बैठा। इसने औरंगजेब द्वारा अपनाई गई संकीर्ण पूर्ण नीति के उत्तर हिंदू सरदार, मतलब इसने औरंगजेब द्वारा जो संकीर्ण पूर्ण नीति अपनाई गई थी, और राजाओं मतलब उत्तर हिंदू जो सरदार थे उनके प्रति उसने संकीर्ण पूर्ण नीति अपनाई, मतलब स्नेहपूर्ण का भाव रखा, और राजाओं को सहिष्णुता पूर्ण नीति अपनाई, और राजाओं के प्रति इसने सहिष्णुता पूर्ण नीति अपनाई, मतलब सभी के प्रति इसने एक अच्छा भाव रखा, क्योंकि इसे गद्दी पर बैठना था, सभी को साथ लेकर चला, और इन सभी के मेल मिलाप के सहयोग के कारण कहीं ना कहीं दिल्ली की गद्दी पर बैठा, क्योंकि संघर्ष उस समय काफी ज्यादा था। जब ये गद्दी पर बैठा तब और भी संस्थाएं स्थापित हो चुकी थी भारत में, और विदेशी आगमन हो चुके थे। ईस्ट इंडिया जो कंपनियां हैं वो पूरी तरह से स्थापित कहीं ना कहीं हो रही थी, बंदरगाहों पर व्यापार शुरू होने लगे थे, और मराठा भी काफी तरह से
सफल थे, मराठाओं भी उस समय कट्टर थे, तो इसका कहीं ना कहीं गद्दी पर बैठना बहुत ज्यादा मुश्किल समझा जा रहा था। तो अपने आपसी समझौते के कारण सबके प्रति शक्तिपूर्ण और स्नेहपूर्ण नीति अपनाई, जिसके सहयोग के कारण ये कहीं ना कहीं दिल्ली की गद्दी पर बैठने में सफल रहा। इसने मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को पराजित किया, किंतु बाद में उनसे संधि कर ली। मतलब मारवाड़ को इसने जीता और मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को पराजित किया, और पराजित करने के बाद इसने उनसे संधि करना सही समझा, क्योंकि उस समय जो चल रहा था सस्ता में, उसने सोचा कि मारवाड़ के राजा अजीत सिंह से उसके बाद उसने संधि कर ली, मतलब उनसे ऐसा कोई टूटपूर्ण नीति नहीं रखी। इसने जजिया कर को समाप्त कर दिया, जैसे मैंने बताया था कि जजिया कर दोबारा लगाया गया था, और इसने अपने शासनकाल में जजिया कर को समाप्त कर दिया था। इसने मराठा और राजपूतों के प्रति मैत्रीपूर्ण नीति अपनाई। इसके शासनकाल में 1707 में संभाजी के पुत्र साहूजी को मुगलों की जेल से आजाद कर दिया। मतलब उस समय मराठा काफी उत्सव चरम सीमा पर थे, काफी कट्टर थे, तो उसने मराठाओं के प्रति स्नेहपूर्ण नीति अपनाई, और संभाजी के पुत्र साहूजी जो मुगलों की जेल में कैद थे, और उसने उनको आजाद कर दिया और मराठाओं से अच्छा मेल मिलाप और अच्छे संबंध रखे। बहादुर शाह ने सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह, जो औरंगजेब में अपने पढ़े थे, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह, और इन्होंने ही पंजाब शहर की स्थापना करी थी और पंजाब बसाया था। जब अपन अलग से सिख के बारे में पढ़ेंगे तब गुरु गोविंद सिंह के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह सिखों में काफी चर्चित माने जाते हैं, काफी धर्म को लेकर, और जो पंजाब को मतलब उन्होंने अपना वो बनाया, केंद्र बनाया, तो गुरु गोविंद सिंह की काफी चर्चा रही। पर बहादुर शाह ने सिखों के 10वें गुरु गोविंद के साथ मेल मिलाप के संबंध स्थापित किए, मतलब उन्होंने मेल मिलाप के संबंध स्थापित किए। जो विवाद सिखों को लेकर मुगलों के टाइम पर चला आ रहा था वो उसने नहीं रखा, उनसे अच्छी तरह से और मेल मिलाप पूर्ण संबंध रखे, तथा उन्हें संतुष्ट करने के लिए उच्च मनसब का पद प्रदान किया। मतलब उन्हें संतुष्ट करने के लिए इसने अपने दरबार में उन्हें उच्च मनसब का पद प्रदान कर दिया था। किंतु गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के पश्चात सिखों के नेता बंदा बहादुर का नेतृत्व में पंजाब में सिखों से बगावत कर दी। मतलब गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो गई, और गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों में एक बाद में नेता बना बंदा बहादुर। बंदा बहादुर के नेतृत्व में पंजाब में सिखों ने बगावत कर दी। मतलब पंजाब जो शहर था उसमें बंदा बहादुर के नेतृत्व में फिर सिखों ने बगावत कर दी, और मुगलों के और सिखों के बीच में कहीं ना कहीं दोबारा से विवाद छिड़ गया। इससे तंग आकर बहादुर शाह ने सिखों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का फैसला लिया। फिर वो इससे तंग आ गया, और बहादुर शाह जो गद्दी पर बैठा था, दिल्ली के गद्दी पर बैठा था, मुगल का उस समय शासन चल रहा था, और इसने फिर सिखों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का फैसला ले लिया। बहादुर शाह को शाह बेखबर के नाम से हाजिर जाना जाता है। मतलब इसे शाह बेखबर भी कहा जाता है, क्योंकि ये किसी चीज को लेकर इतना ज्यादा मतलब वो नहीं था, उत्साह नहीं था, कुछ नया नहीं करना चाहता था, जो था उसी को लेकर चल रहा था, उन्हीं नीतियों में थोड़ा थोड़ा सुधार कर रहा था, और बेफिक्र व्यक्ति था, इसलिए इसे शाह बेखबर के नाम से जाना जाता है। 1712 में बहादुर शाह की मृत्यु के पश्चात जहादार शाह शासक बना। जहादार शाह 1 साल तक शासक रहा, इसका भी शासक इतना ज्यादा महत्व नहीं रहा। इसके बाद फारूक शेर जो शासन बनेगा वो 1713 से लेकर 1719 तक रहेगा, तो उसका थोड़ा शासन रहेगा। और इसके बाद इसकी मृत्यु के बाद जहादार शाह शासक बना। अब बहादुर शाह में आपको इतना ही। आई होप उत्तर मुगल काल की जो शुरुआत अपन कर रहे हैं उसमें सारे मुगल काल के जितने भी शासक थे उनको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह पूर्व मुगल काल में सारे शासकों की अलग अलग वीडियो बनाई गई हैं, उस तरह कोशिश करेंगे कि उत्तर मुगल काल में आपको सभी को डिटेल से पढ़ाया जाए। समक्ष अकेडमी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।